नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम शुभम सिंह है और आप देख रहे हैं इंडिया व्यूज़ का फुल एनालिटिक्स सेगमेंट्स। आज मैं आपको इस वीडियो के थ्रू डिजिटल एजुकेशन या फिर ई लर्निंग के वीडियो के बारे में बताऊंगा। लॉकडाउन लगने के बाद से सारे स्कूल्स, कॉलेजेस और कोचिंग सेंटर्स बंद हो गए थे। इस कोरोना वायरस की वजह से हमारी अर्थव्यवस्था की तरह हमारा शिक्षा का पहिया न रुके, इसके लिए सभी तरह के शिक्षण संस्थान जैसे कि कोचिंग इंस्टीट्यूट, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटी एंड स्कूल्स अपने ज्ञान को तकनीक के माध्यम से अपने छात्रों तक पहुंचा रहे हैं, क्योंकि आज की शिक्षा ही कल का भविष्य है। इस कोरोना वायरस और लॉकडाउन की वजह से जितने भी प्लेटफॉर्म्स हैं उन सब में एक अलग लेवल की ग्रोथ देखी गई है। तो मैं आपको इन 6 पॉइंट से फुल डिजिटल एजुकेशन एंड ई लर्निंग के बारे में बताऊंगा, जिसमें सबसे पहला पॉइंट मैं आपको बताऊंगा कि इंडियन मार्केट में कितना बड़ा स्कोप है ई लर्निंग का और ये कितनी बड़ी इंडस्ट्री बन गई है। दूसरा पॉइंट मैं आपको बताऊंगा ट्रेडिशनल लर्निंग सिस्टम और डिजिटल एजुकेशन सिस्टम के बारे में कंपेयर करके। तीसरा, मैं आपको इसमें जितने भी सॉफ्टवेयर्स यूज़ हो रहे हैं, कौन कौन सी वेबसाइट आपके लिए यूज़फुल होंगी, इसके बारे में मैं बताऊंगा। चौथा, मैं इसके कुछ मेरिट्स एंड डीमेरिट्स के पॉइंट्स को कुछ मैं बताऊंगा। पांचवा, मैं आपको जो गवर्नमेंट क्या इसमें इनिशिएटिव्स ले रही हैं उसके बारे में बताऊंगा। और लास्ट पॉइंट हम लोग देखेंगे इसमें क्या चैलेंजेस आ रहे हैं और इसका क्या आउटकम्स आ रहा है ई लर्निंग, जो हमारा एक नया मॉडल्स आने वाला है आने वाले कुछ समय में, जो कि इस समय बहुत ज़्यादा बूम कर रहा है। अकॉर्डिंग टू द लेटेस्ट रिपोर्ट, इंडिया का ई लर्निंग मार्केट इस समय $1.96 बिलियन का है। इंडियन ई लर्निंग मार्केट अमेरिका के बाद यह दूसरा सबसे बड़ा बाजार है और यह 15.64% की दर से बढ़कर के 2020 लास्ट तक लगभग $48 बिलियन तक का यह मार्केट हो जाएगा। यह आखिरकार क्यों इतनी स्पीडली बढ़ रहा है? क्योंकि इसके मेन रीज़न है। पहला नंबर है ग्रोथ इन इंटरनेट एंड स्मार्टफोन पेनिट्रेशन। 2020 की लेटेस्ट रिपोर्ट में लगभग 730 मिलियन पीपुल्स के पास इस समय इंटरनेट अवेलेबिलिटी है एंड 400 मिलियन पीपुल्स के पास इस समय स्मार्टफोन यूज़ करते हैं। तो यहीं से ही आप समझ सकते हैं कि कितना ज़्यादा इसका स्कोप है ऑनलाइन एजुकेशन एंड ई लर्निंग का। इंडियन एजुकेशन सिस्टम की इमेज आउटडेटेड कैरिकुलम, कॉस्ट ऑफ एजुकेशन, क्वालिटी ऑफ टीचर एंड लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसी बनी हुई है। लेकिन इसके उलट ऑनलाइन एजुकेशन में आपको लेटेस्ट कैरिकुलम, इसकी कॉस्ट भी ट्रेडिशनल एजुकेशन से थोड़ा कम होगी और आपको बहुत ही ज़्यादा एजुकेटेड एंड स्किल्स टीचर भी आपको ऑनलाइन एजुकेशन में मिल सकते हैं। और इंफ्रास्ट्रक्चर में आपके पास सिर्फ इंटरनेट अवेलेबिलिटी और एक लैपटॉप का होना ज़रूरी है। आप बस केवल अगर आपके पास ये 2 चीज़ें हैं, आप ऑनलाइन एजुकेशन आप शुरू कर सकते हैं। अब तो कई एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स अपने प्लेटफॉर्म ओपन कर रही है, क्योंकि उन्हें मालूम है कि फ्यूचर में सब कुछ ऑनलाइन हो रहा है, तो शिक्षा क्षेत्र भी इससे अछूता नहीं रहेगा। अगर आप ऑनलाइन स्किल्स लेना चाहते हैं तो आपके लिए बेस्ट सॉफ्टवेयर रहेगा www.udemy.com या फिर edX.org या फिर coursera.org। अगर आप यही सारी स्किल्स फ्री में लेना चाहते हैं तो आपके पास सबसे बेस्ट वेबसाइट है updateexam.com। अगर आप ऑनलाइन ट्यूशन लेना चाहते हैं तो आपके लिए बेस्ट वेबसाइट होगी वेदांतु या फिर tuterindia.com। ऑनलाइन एजुकेशन के लिए अनअकैडमी सबसे बेस्ट वेबसाइट होगी। और अगर आप सब कुछ फ्री में सीखना चाहते हैं तो वन ऑफ द बेस्ट प्लेटफॉर्म आपके लिए यूट्यूब है, जिसमें आप सब कुछ फ्री में देख सकते हैं। और इन सभी वेबसाइट के लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से जा करके क्लिक करके ओपन कर सकते हैं और अपने अकॉर्डिंग आप चूज़ कर सकते हैं। अगर आप टीचर हैं और अपने स्टूडेंट्स को स्क्रीन शेयर करके कुछ पढ़ाना चाहते हैं, कुछ स्किल्स देना चाहते हैं, तो आपके लिए कुछ ज़रूरी सॉफ्टवेयर्स होंगे, जैसे कि जूम आप यूज़ कर सकते हैं, आप गूगल मीट यूज़ कर सकते हैं, आप स्काइप यूज़ कर सकते हैं या फिर माइक्रोसॉफ्ट का टीम आप यूज़ कर सकते हैं। हम सब ने अब तक तो ये देख लिया है कि डिजिटल एजुकेशन का क्या स्कोप है, हमने कंपेयर भी कर लिया है ट्रेडिशनल से और ज़रूरी सॉफ्टवेयर्स के बारे में भी आपको बता दिया है।
लेकिन अब हम इसकी कुछ बुराइयां और कुछ अच्छी चीज़ों के बारे में भी देख लेते हैं। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बता देता हूँ ई लर्निंग या फिर डिजिटल एजुकेशन के क्या लाभ हैं। ऑनलाइन एजुकेशन इंटरनेट में कई लिंक्स के रूप में उपलब्ध होते हैं। आप जैसा कोर्स करना चाहते हैं, मैंने आपको पिछले पॉइंट में आपको बहुत सारे मैंने लिंक्स भी बताए थे, जिनमें आप क्लिक करके उन सब स्किल्स को या फिर अपने पाठ्यक्रम को आप देख सकते हैं और पढ़ सकते हैं, फ्री में या पेड में। बस इसके लिए आपके पास एक इंटरनेट एक्टिविटी होनी चाहिए। अब आपके पास चाहे वो लैपटॉप हो या फिर स्मार्टफोन हो, किसी का भी आप यूज़ करके आप कहीं भी किसी भी समय अपनी टाइम कैपेबिलिटी के हिसाब से आप पढ़ सकते हैं। अब हम ई लर्निंग के कुछ नुकसान भी देख लेते हैं। ई लर्निंग के ज़्यादा तो नुकसान नहीं हैं, हालांकि यह पूरा का पूरा थ्योरेटिकल एंड ग्राफिकल बेस्ड होता है, लेकिन इसमें फिर भी कुछ नुकसान हैं, कुछ कमियां हैं, जो कि हम आपको कुछ पॉइंट्स में बताते हैं। बहुत से ऑनलाइन असेसमेंट सीमित होते हैं और ज़्यादातर ऑब्जेक्टिव होते हैं। दूसरा रीज़न है जिसमें सिक्योरिटी इश्यूज़ भी हो सकते हैं। तीसरा है किसी भी पर्टिकुलर स्टूडेंट की वर्क अथेंटिसिटी भी एक समस्या है। चौथा पॉइंट है और ऑनलाइन असेसमेंट में जनरली जो मार्क्स मिलते हैं वो केवल ज्ञान आधारित होते हैं, वो सब प्रैक्टिकली बेस्ड नहीं होते हैं। हमारी रूलिंग गवर्नमेंट ने डिजिटल लिटरेसी और नॉलेज बेस्ड सोसाइटी बनाने के लिए बहुत सारे ऐसे इनिशिएटिव्स लिए हैं, जैसे कि डिजिटल इंडिया और स्किल्स इंडिया। डिजिटल इंडिया के लिए गवर्नमेंट ने ऐसे कौन कौन से इनिशिएटिव्स लिए हैं ये मैं आपको बता देता हूँ, जिसमें सबसे पहला नंबर है ई बस्ता, जिसमें सभी तरह की बुक्स को ऑनलाइन किया जाएगा। दूसरा इनिशिएटिव है ई एजुकेशन, जिसमें सभी स्कूल्स को अच्छे ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी के साथ और फ्री वाईफाई बनाया जाएगा। अगला इनिशिएटिव लिया गया है नंद ग्रास, जिसमें डिजिटल टूल्स एंड टीचिंग एड्स होंगे। अगला इनिशिएटिव लिया है स्वयं नाम के एक प्लेटफॉर्म को बना करके, जिसमें 9वीं कक्षा से पोस्ट ग्रेजुएशन तक के सभी पाठ्यक्रम को ऑनलाइन किया जाएगा। और एक सबसे बड़ा इनिशिएटिव इंडिया स्किल्स ऑनलाइन, यह प्लेटफॉर्म गवर्नमेंट द्वारा लोगों को स्किल्स का परीक्षण देने के लिए बनाया गया है। गवर्नमेंट ने डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को इस्टेब्लिश करने के लिए गवर्नमेंट ने राष्ट्रीय ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क भी लॉन्च किया है, जिसका उद्देश्य ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी और तेज नेटवर्क का विस्तार करना है। ऑनलाइन एजुकेशन एक आगे आने वाला कल है, लेकिन ज़मीनी हकीकत में अभी भी बहुत सारे चैलेंजेस हैं। वन ऑफ द मोस्ट टॉप चैलेंजेस है इसमें डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर। दूसरा चैलेंज है पुअर लर्निंग इंगेजमेंट। हमारे देश में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो डेली की इनकम होती है और डेली का उनका एक्सपेंसेस होते हैं, जिससे वो डिजिटल एजुकेशन के लिए इम्पॉर्टेंट चीज़ों को लेने में अक्षम होते हैं, वो नहीं ले सकते हैं। एक ये भी पॉइंट है जिसकी वजह से लोग डिजिटल एजुकेशन की तरफ नहीं जा सकते हैं। और गवर्नमेंट की तरफ से भी ऐसा कोई इनिशिएटिव नहीं आया है कि जितने भी गरीब लोग हैं उनको कैसे ऑनलाइन एजुकेशन की तरफ प्रमोट किया जाए। तीसरा रीज़न है लैंग्वेज ऑफ द कोर्सेज। हमारे देश में बहुत सारी भाषाएं बोली जाती हैं, लेकिन जितने भी ऑनलाइन कोर्सेज बनते हैं वो मैक्सिमम इंग्लिश लैंग्वेज में ही बनते हैं। तो इसमें एक ये भी पॉइंट है। और चौथा इसमें पॉइंट है जो कि मुझे ऐसा लगता है कि ये एक बिगेस्ट प्रॉब्लम है, लो कंपटीशन रेट। ऑनलाइन एजुकेशन एक अपने आप पढ़ने वाला एक सिस्टम होता है। इसमें आप अपने सामने लैपटॉप रखते हैं, आप पढ़ते हैं और सीखते हैं। आपके कंपटीशन में कोई नहीं होता है। जब आपके अगर कंपटीशन में कोई भी नहीं होता है तो हमारे पास कोई चैलेंजेस नहीं आते हैं, हम सिर्फ उतना पढ़ते हैं जितना हमारा मन करता है। ऑनलाइन एजुकेशन में ज़्यादातर फ्रेंड्स होते नहीं हैं, तो हम लोगों की एक दूसरे से बातचीत होती नहीं है। लेकिन ये जो मैंने पॉइंट्स बताए इनको साइड में करके भी हम अपने कुछ फ्यूचर में कुछ ऐसे ट्रेंड्स को विकसित कर सकते हैं जिससे हम ऑनलाइन एजुकेशन में बहुत अच्छा कर सकते हैं। जैसे हाइब्रिड मॉडल सिस्टम में ऑफलाइन एजुकेशन सिस्टम और ऑनलाइन एजुकेशन सिस्टम, इन दोनों के साथ लोग पढ़ करके अपनी एजुकेशन को, अपनी स्किल्स को इम्प्रूव कर सकते हैं। दूसरा, एडिक्शन ऑफ न्यू एंड ऑफ बीट सब्जेक्ट्स। तीसरा नंबर है गेमिफिकेशन। अभी मैंने आपको ये बताया था कि
इसमें कोई भी चैलेंजेस होते नहीं, क्योंकि हम एक दूसरे से अपने किसी दोस्तों से बातचीत नहीं कर रहे होते हैं, ना ही इसमें कोई चैलेंजेस होते हैं। तो अगर इसमें अगर कोई भी ऐसे चेंजेस आ पाए बाद में फ्यूचर में कि गेमिफिकेशन टाइप का हो जिससे आपके पास चैलेंजेस आएंगे, आप देखेंगे कि अगला इतने मार्क्स गेन कर रहा है या इतने पॉइंट्स गेन कर रहा है, अब हमको भी इतने ज़्यादा पॉइंट्स गेन करने हैं, तो कहीं ना कहीं कंपटीशन आएगा। कंपटीशन की वजह से हम ज़्यादा स्किल्स लेंगे। चौथा इसमें है पीयर टू पीयर लर्निंग एंड प्रोफाइल मैपिंग। मतलब फ्यूचर में एक ऐसा सिस्टम हो जिसमें प्लेटफॉर्म में सारे स्टूडेंट्स हों, सारे टीचर्स हों, स्टूडेंट्स एक दूसरे की प्रोफाइल्स को देख पा रहे हैं, उनके मार्क्स को देख पा रहे हैं, उनकी स्किल्स को देख पा रहे हैं और फिर इनकी प्रोफाइल्स वगैरह को देख पा रहे हैं, एक दूसरे से नोट्स का साझा कर पा रहे हैं, वीडियोस का साझा कर पा रहे हैं। ये सारी अगर चीज़ कर पा रहे हैं तो इसलिए हमको एक ऐसा भी सिस्टम बनाना पड़ेगा फ्यूचर में जो कि पीयर टू पीयर लर्निंग एंड प्रोफाइल मैपिंग सिस्टम हो, प्रोफाइल मैपिंग सिस्टम होगा। और अगला इसमें फ्यूचर में ये हो सकता है कि जो बहुत सारे ऑलरेडी इस समय जो हो रहे हैं, बहुत सारे इन्वेस्टर हमारे इंडियन एजुकेशनल से रिलेटेड जितने भी हमारे स्टार्टअप्स हैं उसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं। इन्वेस्ट करने से ये हो रहा है हमारे इंडियन स्टार्टअप्स अपने और भी इंफ्रास्ट्रक्चर्स को, अपनी टेक्नोलॉजीज़ को और भी ज़्यादा बढ़ा रहे हैं, कॉस्ट को थोड़ा और रिड्यूस कर रहे हैं, जिससे वो आम लोगों तक अपने उन पाठ्यक्रम को, अपने उन कोर्सेज को लोगों तक पहुंचा पाएँ और लोग इनका लाभ उठा पाएँ। ई लर्निंग एक प्रॉमिसिंग फ्यूचर है। यह एक अगले सनराइज इंडस्ट्री की तरह है। हालांकि यह ट्रेडिशनल एजुकेशनल सिस्टम को रिप्लेस नहीं कर सकता है, हालांकि मुझे ऐसा लगता है कि ये दोनों मॉडल एक साथ मिलकर के काम करेंगे। हालांकि कम या फिर फ्री ऑफ कॉस्ट या फिर कंटेंट के दम पे ये एक एजेंट्स हो सकते हैं जो कि ऑनलाइन सिस्टम, ऑनलाइन एजुकेशन ज़्यादा प्रभावशाली हो ऑफलाइन सिस्टम के कंपैरिजन। आज की वीडियो यहीं पर ही समाप्त होती है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं। अगर आपके कुछ सुझाव हैं तो आप हमें कमेंट में बता सकते हैं और आपको ऐसे ही फुल एनालिसिस कंटेंट के लिए आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं।